दिसंबर 2021 में शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट सीजन सोनी टीवी पर रिलीज किया गया था। ये एक बिजनेस रियलिटी शो है जहां पर छोटी और नई स्टार्टअप कंपनीज आकर इन्वेस्टर्स से अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करती हैं। वर्ल्ड वाइड ये एक पॉपुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसकी शुरुआत 2001 में जापान में टाइगर्स मनी नाम के रियलिटी शो से शुरू हुई थी। इसके बाद इस शो को कनाडा में ड्रैगन डेन और फिर 2009 में अमेरिका में इसे शार्क टैंक के नाम से लॉन्च किया गया। इस शो की ब्रॉडकास्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर सोनी नेटवर्क है, जो आज की डेट में 50 से ज्यादा कंट्रीज में इस शो को अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रन कर रही है। यानी कि शो और शो के मेकर्स दोनों पुराने हैं, लेकिन इंडिया में बिग बॉस, इंडियन आइडल और डीआईडी जैसे एंटरटेनिंग शो के बीच में ये रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था। लेकिन क्योंकि सोनी टीवी इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में रियलिटी शोज का किंग रहा है, इसलिए वो शुरुआत से जानते थे कि सिर्फ बिजनेस आइडिया के दम पर ये रियलिटी शो नहीं चलने वाला। और यही वजह थी कि उन्होंने शो में माँ, किसान, मेड इन इंडिया और लव जैसे फैक्टर्स डालकर इसे बड़ी इंटेलिजेंटली डिजाइन किया। और शो के पहले सीजन की सक्सेस दिखाती है कि वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन इस शो को लेकर ऑडियंस के मन में अभी भी कई तरीके के सवाल है, जैसे कि क्या शार्क टैंक इंडिया सचमुच में रियल है या फिर स्क्रिप्टेड। इस शो पर होने वाली डील्स का शो के बाद क्या होता है, और क्या शार्क सचमुच में इन स्टार्टअप कंपनीज पर अपना पैसा लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं शार्क टैंक इंडिया की पूरी रियलिटी इस वीडियो में। चलिए जरा इसे शुरू से समझते हैं। शार्क टैंक इंडिया में आने वाले सभी स्टार्टअप कंपनीज को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, लास्ट सीजन में शार्क टैंक इंडिया के लिए करीबन 40,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 1,000 स्टार्टअप कंपनीज को इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया। इस राउंड के दौरान एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू के साथ साथ उनकी कंपनी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई, जिसके बाद 200 कंपनीज को इन्वेस्टर्स के सामने यानी कि शार्क्स के सामने जाने का मौका मिला था। लेकिन इसमें से सिर्फ 117 स्टार्टअप कंपनीज के आइडियाज को ही ऑन एयर किया गया, जिसका मतलब ये है कि चैनल सभी डील्स को ऑन एयर नहीं करता है और सिर्फ सिलेक्टिव आइडियाज को ही अपने चैनल पर दिखाता है। वहीं इस पूरे सीजन के दौरान सिर्फ 67 कंपनीज को ही शार्क से डील मिली थी। लेकिन क्योंकि एक बिजनेस रियलिटी शो है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि शो पर सिर्फ इनोवेटिव और यूनिक आइडियाज को ही आने का मौका मिलेगा। शो में मेकर्स कई बार ऐसे आइडियाज यानी कि स्टार्टअप कंपनीज को भी लेकर आते हैं जिनके आइडिया में दम हो ना हो, लेकिन ये शो में एंटरटेनमेंट का काम जरूर कर सके। जैसे कि लास्ट ईयर बेली बटन जैसे कुछ अजीबो गरीब स्टार्टअप कंपनीज को शार्क्स के सामने आने का मौका मिला था, जिन्हें शार्क से कोई डील तो नहीं मिली, लेकिन इनकी वजह से शो में ह्यूमर जरूर क्रिएट हो गया। वहीं इसके अलावा क्रिएटिव टीम कई बार ऐसे स्टार्टअप कंपनीज को भी लेकर आती है जो शार्क्स के ही मार्केट कॉम्पिटिटर होते हैं, ताकि शो को और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया जा सके। अब ये सारे फैक्टर्स शो की टीआरपी के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इससे स्टोरी क्रिएट होती है। लेकिन इन एंट्रीज की वजह से उन डिजर्विंग स्टार्टअप्स को मौका नहीं मिल पाता है जिन्हें सचमुच में फंडिंग की तलाश होती है। वहीं शूट के दौरान शार्क्स के कानों में ये छोटे छोटे माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, जिसके जरिए मेकर शार्क्स को पूरे टाइम डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें डील के अलावा किस तरीके के सवाल पूछने हैं, ताकि शो की टीआरपी को बढ़ाया जा सके। और यही वजह है कि शो में डील मिले ना मिले, लेकिन मदर सन, फार्मर्स, मेड इन इंडिया और रेस टू रिच जैसी स्टार्टअप स्टोरीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। यानी कि शो पर होने वाले डील स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन शो का नेचर काफी हद तक प्री डिसाइडेड होता है, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि एट दी एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए और है तो ये एक रियलिटी शो ही। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है शो पर डील साइन होने के बाद, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि डील ऑन कैमरा जितने में साइन हुई हो, ऑफ कैमरा भी वो डील उतने में ही साइन हो। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीवी पर साइन होने वाली डील्स में से 73% डील्स को ऑफ कैमरा चेंज किया जाता है, जिसका मेन रीजन ये है कि ऑफ कैमरा जब इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर डील एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो इसमें कई क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिन्हें लेकर कई बार इन्वेस्टर्स एग्री नहीं कर पाते हैं, तो कई बार एंटरप्रेन्योर खुद भी इसे एग्री नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाता है। शार्क टैंक अमेरिका का हिस्सा रहे मार्क क्यूबन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने शार्क टैंक के दौरान जितनी भी डील साइन की थी, उसमें से 25% डील्स को उन्होंने ऑफ कैमरा चेंज किया या फिर लास्ट टाइम में वो डील्स कैंसिल हो गई। वहीं इसके अलावा शो पर आने वाले कई न्यू एंटरप्रेन्योर शो से खाली हाथ न जाने के चक्कर में शार्क्स के प्रेशर में आकर गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। लाइक हैमर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेयरेबल डिवाइस कंपनी है और सेम वही प्रोडक्ट बनाती है जो कि अमन गुप्ता की कंपनी बोट भी बनाती है, बस इनका इलेक्ट्रॉनिक ब्रश एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। बट बिकॉज ऑफ अमन गुप्ता, शो में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हैमर के ओनर रोहित नंदवानी इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए थे कि वो अमन गुप्ता को अपनी कंपनी तक बेचने के लिए रेडी हो गए थे
और आखिर में भी उन्होंने 1 करोड़ फॉर 40% इक्विटी शेयर पर अमन गुप्ता के साथ डील को साइन कर ही लिया था। अब वैसे तो ये डील कोई बुरी नहीं थी, क्योंकि इस डील को साइन करने के बाद हैमर की सेल में मेजर ग्रोथ देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस डील को रोहित नंदवानी ने अमन गुप्ता के साथ साइन किया है, जो कि बोर्ड के को-फाउंडर है, और अब उनके पास में हैमर के भी 40% इक्विटी शेयर है। और एट दी एंड ये दोनों ही कंपनियां मार्केट में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, जिसका मतलब ये है कि बोर्ड मार्केट में हैमर को तो खुद से आगे कभी नहीं निकलने देगा। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां मार्केट में मौजूद अपनी कॉम्पिटिटर्स को खरीद कर खुद में मर्ज कर लेती हैं, ताकि मार्केट से कॉम्पिटिशन को खत्म किया जा सके। और ऐसा ही आगे चलकर हैमर के साथ भी देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो इस शो के साथ में वो ये कि नो डाउट ये शो न्यू स्टार्टअप कंपनीज के लिए फंड रेज करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज इस शो पर रिजेक्ट हो जाती है, उन्हें नेशनल टेलीविजन पर ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। अब हम ऑडियंस को टीवी पर ये सब देखने में तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन इसका असर इन कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स पर बहुत बुरा पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब होती है। लास्ट ईयर सिपलाइन के ओनर रोहित वारियर आए थे शार्क टैंक इंडिया में अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करने के लिए। उनकी कंपनी सिपलाइन ग्लास मास्क बनाती है, जिसका आइडिया अश्नीर ग्रोवर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और शो के दौरान उन्होंने इस आइडिया पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। इवन इस एपिसोड के कई वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिसकी वजह से रोहित को काफी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। और सिर्फ रोहित ही नहीं, कई दूसरे एंटरप्रेन्योर्स जो इस शो पर आए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिन्हें शार्क की तरफ से नेगेटिव फीडबैक्स मिला था, और अब इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ रहा था। लेकिन ये बात चैनल पहले से जानता था, इसीलिए शो पर शार्क से सामने जाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को शो के बाद में साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, ताकि उनके मोरल को थोड़ा अप किया जा सके। हालांकि फिर भी उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और शो में जाने या डील साइन होने का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई। इट शोज कि अगर आप शार्क टैंक इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के लिए रेडी रहना होगा। और शो में जाने या डील साइन होने का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई। बिजनेस आपका है तो एट द एंड बिजनेस के फेलियर और सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शार्क टैंक पर आपका क्या ओपिनियन है। और ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।